आज के क्लास में हम लोग मुख्यतः देखेंगे लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 20 जो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर आपका कौन सा है? 20 नंबर है। ठीक है। क्या क्या है तो देखेंगे। भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था को अपनाई गई। कौन सी व्यवस्था हमारे सरकार ने, कौन सी व्यवस्था हमारे संविधान के द्वारा हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो कौन सी व्यवस्था है? संसदीय। संसदीय। ठीक है। संसदीय व्यवस्था को हम लोगों ने क्या किया है? अपनाया है। ठीक है। ये व्यवस्था को हम लोगों ने कहाँ से लिया था? ब्रिटिश मॉडल्स को लिया है। ठीक है। इस व्यवस्था को अपनाने के लिए हम लोग किस देश के मॉडल पे लिया है? तो ब्रिटिश मॉडल पे आधारित हमारी व्यवस्था है। ठीक है। ध्यान में रखेंगे हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की पूर्ण मुख्य कार्यकारी अधिकार मंत्रिपरिषद में होती है। ठीक है। ये बहुत सुंदर समझने वाली बात है। तो हमारी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? मंत्रिपरिषद होती है। जिसका नेतृत्व कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद का नेतृत्व जो होता है प्राइम मिनिस्टर करता है। अब पूछे कार्यकारी शक्तियां किसमें होती है, अगर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। कार्यकारी शक्तियां किसमें होती है? ठीक है। तो कार्यकारी शक्तियां मंत्री परिषद में होती है। किसमें होती है? मंत्री परिषद में होती है। और मंत्री परिषद का नेतृत्व कौन करता है? तो मंत्री परिषद का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है। इसलिए अगर संक्षेप में कहेंगे, अगर इस चीज को आप समझना चाहेंगे तो मंत्री परिषद अगर जहाज है, अगर मंत्री परिषद अगर जहाज है, ठीक है, तो जहाज का पायलट कौन है? ठीक है। पीएम जो है सो जहाज का पायलट है। ठीक है। समझ रहे हैं ना? मंत्री परिषद अगर जहाज है तो पीएम जो है सो जहाज का मतलब पायलट है। और मंत्री क्या है? तो उसमें सवारी है। ठीक है। अगर दो सवारी उतर जाए, दो सवारी नया आ जाए, तो मंत्री परिषद को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहाज को कोई फर्क पड़ेगा क्या? दो लोग उतर गए, दो लोग आगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अगर मान लीजिए पायलट ही गायब हो जाए किसी कारणवश, तो क्या होगा? जहाज डूब जाएगा। क्या होगा? जहाज डूब जाएगा। इसी कारणवश अगर कहा जाता है कि मंत्री परिषद के बीच में किसी मंत्री की मृत्यु हो जाए, कोई मंत्री इस्तीफा दे दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंत्री परिषद को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर की अगर मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? मंत्री परिषद भंग हो जाएगा, मंत्री परिषद समाप्त हो जाएगी। ठीक है। इसलिए मंत्री परिषद अगर जहाज है तो पीएम उसका क्या है? पायलट है। मतलब मंत्रियों का आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर की अगर मृत्यु होती है, किसी कारण पर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं, तो फिर से मंत्री परिषद को पुनः गठन करना पड़ेगा। ठीक है। संविधान में संसदीय व्यवस्था के सिद्धांत को विस्तार से नहीं लिए गए हैं, परंतु दो अनुच्छेद में इसकी जानकारी आपको मिलता है। 74 एवं 75 में। किसमें मिलता है? 74 एवं 75 में इसके बारे में संक्षिप्त और सामान्य वर्णन आपको देखने को मिलता है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों के नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? मंत्रिपरिषद। जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व, अर्हता, शपथ एवं वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। संवैधानिक प्रावधान देखेंगे क्या है। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 और 75 मैंने बोला था मंत्रिपरिषद संबंधित। अनुच्छेद 74 क्या कहता है? अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता में परामर्श और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। इसके लिए है तो अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श और सलाह देने के लिए मतलब क्या है? मंत्रिपरिषद है। कौन सा? अनुच्छेद 74। समझे? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान कौन होगा? तो उसका प्रधान कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति किसके अनुसार काम करेगा? तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अनुसार ही कार्य करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कौन सी व्यवस्था है? तो संसदीय व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? और संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति जो होंगे किसके अनुसार काम करेंगे? तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद के अनुसार। ध्यान रखिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुसार काम नहीं करेंगे। राष्ट्रपति शुद्ध रूप से मंत्री परिषद के अनुसार काम करेंगे। ठीक है। तथापि यदि राष्ट्रपति चाहे तो एक बार मंत्रिपरिषद से पुनः विचार के लिए कह सकता है। कोई बिल अगर मान लीजिए जाता है, कोई प्रस्ताव जाता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति चाहेंगे तो एक बार, ठीक है, एक बार मंत्रिपरिषद को कह सकते सब विचार कर लो, देखो कोई परिवर्तन हो सकता है क्या। अगर मंत्रिपरिषद फिर से उसी बिल को या तो परिवर्तन करके या फिर उसी रूप में अगर फिर से अगर राष्ट्रपति के पास अगर भेज दे, राष्ट्रपति उसके सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। मतलब राष्ट्रपति मानने के लिए मतलब क्या होता है? बाध्य होता है। ठीक है। अब ध्यान रखें, मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय के द्वारा नहीं की जाएगी। मंत्री जो सलाह देंगे, मतलब मंत्री परिषद अगर किसी प्रकार का सलाह अगर देगा, तो उसकी जांच,
ठीक है, उसकी जांच कोई न्यायालय नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखिए, उसकी जांच किसी भी न्यायालय के द्वारा नहीं की जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें भी दिक्कत है, बोलेंगे सर वाकई में ऐसा है क्या? अगर मंत्रिपरिषद अगर सलाह देती है, ठीक है, मंत्रिपरिषद अगर सलाह देती है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अगर मंत्रिपरिषद अगर सलाह अगर देती है, जैसे बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दो, तो इसके न्यायिक पुनरावलोकन की जा सकती है, सिर्फ राष्ट्रपति शासन लगा है कि सही मायने में सही है कि नहीं। ठीक है, तो इसके राष्ट्रपति के शासन लगाने के क्रम में सलाह तो मंत्रिपरिषद ही देगा, लेकिन लगाएंगे राष्ट्रपति, तो इसमें न्यायिक पुनरावलोकन की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में राष्ट्रपति के शासन के माध्यम से वहां पे चल रही सरकार को बर्खास्त किया गया। ठीक है, उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन की मांग उठने लगी। फिर केंद्र में मंत्रिपरिषद जो होती है वो अपने विपक्ष की सरकार को मतलब क्या कर देती है, बर्खास्त कर देती है। तो यहाँ पे मतलब क्या होता है, यहाँ पे न्यायिक जांच होती है। ठीक है, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 74 आप लोगों ने समझ लिया। आप चलते हैं अनुच्छेद 75 की बात करेंगे। अनुच्छेद 75 में तो बात करेंगे मंत्रियों के बारे में, उपबंध है। प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री भी मंत्री ही है। प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री भी क्या है? मंत्री है। प्रधानमंत्री को मंत्रियों में, ठीक है, मंत्रियों में, मंत्रियों के समकक्ष में श्रेष्ठ माना जाता है। समझ रहे हैं ना? प्रधानमंत्री भी क्या है? वो भी मंत्री। जैसे मान लीजिए ना, चार भाई है परिवार में, क्या है, बात करेंगे कि परिवार में कितना है, चार भाई है। ठीक है, चार भाई है, तो चार भाई में हो सकता है कोई भाई जो हो श्रेष्ठ हो, 12 भाई हो श्रेष्ठ हो, लेकिन है तो सब भाई ही। तो प्राइम मिनिस्टर भी क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर भी क्या है? मंत्री है, लेकिन मंत्रियों में क्या है? श्रेष्ठ है। तो इसलिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में नहीं कहा कहा गया, बोला गया मंत्रियों के बारे में नियुक्ति का प्रबंध जो है 75 में आपको देखने को मिलता है। उसी में प्राइम मिनिस्टर भी आपका शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे काम करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और अन्य मंत्री की भी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन अपने मन से नहीं करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पे काम करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री जिसे कहेंगे उसे राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा और उसको मतलब क्या करेगा, मंत्रिपरिषद में शामिल करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लोकसभा में भी है। ठीक है, लोकसभा में भी है और विधानसभा में भी है। ठीक है, कितने से अधिक नहीं हो सकती? 15% से अधिक नहीं हो सकती। अब बात करोगे सर मतलब इसका क्या होगा? सिक्किम बेचारा 32 को ही लोकसभा का सीट है वहां पे, इसका अगर 15% निकालेंगे तो कितना होगा? 5 सीट होगा। तो ऐसे राज्यों के लिए 5 सीट में कैसे प्रशासन चलेगा? तो बोला साहब बस 12 कम से कम कितना होना चाहिए? 12 कम से कम। ठीक है, अब 15% से अधिक नहीं। यूपी में 400 सीट है। ठीक है, तो 400 सीट का 15% से निकालेंगे कितना होगा? 60। मतलब मैक्सिमम मिनिस्टर क्या हो सकते हैं? 60 हो सकते हैं। अब बेचारा यहाँ पे बात करें क्या बोलते हैं, यहाँ पे सिक्किम में 32 से गए, कहीं पे 40 को ही सीट है विधानसभा का, मिनिमम 60 होना चाहिए, लेकिन कहीं पे 40 गए। तो वहां पे बोला देखिए प्रशासन चलाने के लिए मंत्रियों की तो होना चाहिए ना, मुख्यमंत्री कितना चीजों को संभालेगा, मुख्यमंत्री के पास 75 को काम होता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में बोला कि चलो कम से कम 12 सीट और मैक्सिमम 15% से अधिक सीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये आपको 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ऐसे प्रावधानों को किया गया। ठीक है, संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता लेता है, मुख्यतः ये मंत्रिपरिषद की संख्या को निर्धारित इसलिए किया गया क्योंकि दल बदल के कानून को और भी अधिक स्ट्रॉन्ग बनाना था। दिक्कत क्या होता था, संसद सदस्य, ठीक है, या फिर विधानसभा का सदस्य क्या होता था, अपने पार्टी को चेंज करके, ठीक है, आ जाते थे दूसरे पार्टी में। और पार्टी भी क्या करता था, खूब दल परिवर्तन करवाता था और क्या लोभ देता था, हम आके तुमको मंत्री बना देंगे। तो ऐसे में क्या करते थे, संसद सदस्य विधायक जो थे तो पार्टी को परिवर्तन करते थे। इसको सशक्त करने के लिए मतलब क्या किया, एक कानून संविधान संशोधन लाके मंत्रियों की संख्या नियुक्त कर दी से भाई साहब 15% से ज्यादा तुम कर ही नहीं सकते हो, अनलिमिटेड मंत्री बना नहीं सकते हो। इसके साथ एक और भी प्रावधान जोड़ा गया, संसद की किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर संसद की, ठीक है, संसद की सदस्यता के योग्य घोषित कर दिया जाए तो ऐसा सदस्य मंत्री पद के लिए अयोग्य होगा। अगर कोई, जैसे मान लीजिए, ठीक है, समझिए इसको, पॉइंट को समझ, बहुत समझने वाला चीज है। ठीक है,
मान लीजिए कोई एक आदमी है, ठीक है, ये बीजेपी में था, ठीक है, इसने बीजेपी पार्टी को छोड़ दिया, तो बीजेपी पार्टी को छोड़ा तो इसके ऊपर दल बदल लगा, दल बदल लगा कि नहीं लगा? अब ये वर्तमान सरकार बात है जो कांग्रेस का है, हालांकि है नहीं, ठीक है, मान लीजिए कांग्रेस का है, और इसमें एक से जाके शामिल हो गया, तो कांग्रेस इसको बोली तुम मेरे में आ जाओ ना, हम तुमको मंत्री बना देंगे, ठीक है। तो भाई साहब ये मान लीजिए दल बदल इस पे लगा है, ठीक है, तब तो इसके बाद संसद की सदस्यता इसकी चली गई, लेकिन फिर भी भारत में मंत्री बनने के लिए संसद की सदस्यता पे विधायिका होनी नहीं चाहिए, 6 महीना के लिए कोई भी आदमी मंत्री बन सकता है, समझे? बन सकता है कि नहीं बन सकता है? कोई भी बन सकता है, किसी भी सदन से निर्वाचन होने के लिए 6 महीना तक तो जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जिसके ऊपर दल बदल के तहत कानून के तहत उसकी सदस्यता गई है और पार्टी बदल के किसी दूसरे पार्टी में जाता है तो वो व्यक्ति मंत्री नहीं बन सकता। समझ गए? क्लियर? अगर मान लीजिए एक्स ने बीजेपी छोड़कर अगर कांग्रेस में गया है तो इसकी सदस्यता जाएगी क्योंकि उसने दल बदला, दल बदल कानून उस पर लागू हुआ। लेकिन सोचेगा हम कांग्रेस में जाके, कांग्रेस की सरकार वहां पे जाके एक्स मंत्री बन जाए, एटलीस्ट 6 महीना तक तो बन ही सकता है, 6 महीना के बाद देखेंगे कोई कानून, 6 महीना के बाद देखेंगे कहीं से चुनाव लड़के, तो संभव नहीं है कि मंत्री नहीं बन सकता। समझ गए? इस महोदय को फिर से मतलब क्या करना पड़ेगा, चुनाव लड़े, फिर से सदन की सदस्यता ग्रहण करे जिस भी पार्टी से करना है, तब जाके ही मंत्री बनेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये बहुत अच्छा चीज किया गया था, इसमें दल बदल के कानून को और भी ज्यादा सशक्त बनाया गया। सबसे पहली बार मंत्री जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे बोला गया 15% जो सीट जो होगी, ठीक है, वो मंत्री परिषद की होगी। ठीक है, किसकी होगी? मंत्री परिषद के, जिनमें कई प्रकार के मंत्री इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, मंत्री क्या होंगे? मंत्री परिषद के होंगे। ठीक है, कैबिनेट के सीट को निर्धारित नहीं किया गया है। कैबिनेट स्तर का जो सीट जो होगा उसको निर्धारित नहीं किया गया, कैबिनेट में कितनी सीटें होगी। मुख्यतः निर्णय जो लेता है मंत्री परिषद में, कैबिनेट ही मुख्य निर्णय लेता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व वाले प्रमुख मंत्री होते हैं, गृह मंत्री हो गए, रक्षा मंत्री होंगे। तो कैबिनेट का जो होता है अलग से एक बैठक होता है, उसमें सारा मंत्री शामिल नहीं होते हैं, मंत्री परिषद में सब हो गया, कैबिनेट मतलब एक अलग हो गया जिसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री। अब रक्षा मंत्री की बात करेंगे तो एक रक्षा का राज्य मंत्री भी होता है, जो कि मतलब कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। तो मंत्री परिषद की संख्या 15% होनी चाहिए, कैबिनेट की संख्या 15% नहीं। कैबिनेट की संख्या को निर्धारित नहीं किया होगा, प्रधानमंत्री तय करेंगे उतना कैबिनेट कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, कैसा होगा। साथ में आपको ध्यान में रखना है, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, कहीं के पे मिस्टेक कराने के लिए संसद लिखा रहेगा, ठीक है, तो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। इसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या होगी? उत्तरदायी होगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति मंत्रियों के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है, ध्यान में रखिएगा, पद की शपथ भी और गोपनीयता की शपथ भी। राष्ट्रपति गोपनीयता की शपथ नहीं लेते, लेकिन मंत्री को पद एवं गोपनीयता दोनों की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मंत्री के पास बहुत सारा ऐसी बात है कि मान लो कोई डिफेंस मिनिस्टर है, उसके पास बहुत ऐसा बातें होगी, डिफेंस की बात की उसकी जानकारी होगी, तो वो अपना गोपनीयता बना के रखेगा कि मतलब कहीं भी मीडिया में जाके कुछ भी बोल देगा, नहीं बोल सकता ना, तो उसको पद और गोपनीयता दोनों की शपथ दिलाई जाती है। साथ में कोई व्यक्ति मंत्री है जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। मतलब सिंपल शब्द है, अगर कोई व्यक्ति अगर मंत्री रहना चाहे तो बिना किसी सदन की सदस्यता के दौरान ही वो 6 महीने तक मतलब क्या हो सकता है? मंत्री रह सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना। एक बार और भी, अगर कोई व्यक्ति लोकसभा से है, लोकसभा का अगर सदस्य तो राज्यसभा में नहीं जा सकता है, लेकिन अगर कोई मंत्री बन गया तो लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा दोनों के दरवाजे जो होते हैं उसके लिए खुल जाते हैं। समझ गए? मतलब मंत्री लोकसभा भी बोल सकता है, राज्यसभा भी बोल सकता है, लेकिन अगर कोई सदस्य अगर लोकसभा से जीता है तो कोई लोकसभा भी बोलेगा, कोई राज्यसभा के लिए गया तो राज्यसभा भी बोलेगा, दोनों में नहीं बोल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कोई मंत्री लोकसभा से है, जैसे हमारा मोदी साहब क्या मंत्री ही तो है, प्रधानमंत्री भी क्या होता है? मंत्री मंत्रियों के समकक्ष में श्रेष्ठ होता है। ठीक है, मान निर्मला सीतारमन जी क्या है, चुनाव नहीं लड़ी, राज्यसभा से आई, लेकिन लोकसभा में आके बोलती है कि नहीं बोलती है? लेकिन अगर वोटिंग होगा
तो ऐसे कंडीशन में निर्मला सीतारमण वोट नहीं करेगी, क्योंकि वोटिंग के लिए कंडीशंस होता है, जो सदन का सदस्य होगा वही वोट करेगा। ठीक है। तो जो मिनिस्टर जिस सदन से होंगे उसी सदन में वोट करेंगे, लेकिन किसी भी सदन में बोल सकते हैं। ये बातें केवल किस पे लागू होगी, तो केवल मिनिस्टर्स के ऊपर लागू होती है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब बात करें मंत्री को सैलरी, वेतन, भत्ता कौन देगा, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो इसके लिए एक अधिनियम आया था मंत्रियों के वेतन में भत्ते से संबंधित, और ये कौन तय करेगा, संसद तय करेगी। कौन तय करेगा, संसद तय करेगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे अनुच्छेद 77 क्या कहता है। तो भारत सरकार के द्वारा कार्यवाहियों का संचालन जो है कितने अनुच्छेद 77 में है, किसमें है, बीच में 76 आ गया। 76 में क्या, महान्यायवादी है, संघीय सरकार का वो भी हिस्सा है, केंद्रीय कार्यपालिका का वो भी हिस्सा है। ठीक है, महान्यायवादी 76 में। तो 74, 75, 76, 77, 77 में क्या कहता है, तो भारत सरकार के द्वारा कार्यवाहियों का संचालन होगा। अब भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाही शक्तियां किसके नाम से की जाएगी, राष्ट्रपति साहब के नाम से की जाएगी। किनके नाम से की जाएगी, राष्ट्रपति साहब के नाम से। सारी मतलब काम की जाएगी इनके नाम से। लेकिन बेचारे ये अपने से कुछ नहीं करेंगे, किनके निर्देश पे काम करेंगे, तो मंत्री पर, कहीं पर भी प्राइम मिनिस्टर मत बोलिएगा। ठीक है, किस पे निर्देश पे, मंत्री परिषद के। हालांकि मंत्री परिषद के निर्णयों पे प्राइम मिनिस्टर की बाध्यता होती है। ठीक है, लेकिन संवैधानिक तौर पे हमको ध्यान में रखना है, हमको क्या बोलना है, हमको मंत्री परिषद ही हमको क्या करना है, बोलना है। ठीक है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है, और उसी प्रकार अभिव्यक्त होगी। राष्ट्रपति का नाम पारित आदेशों तथा अन्य दस्तावेजों को इस प्रकार अधिप्रमाणित किया जाएगा कि जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट हो। इसके अतिरिक्त इस प्रकार अधिप्रमाणित किए गए किसी आदेश अथवा प्रपत्र की वैधता पर इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा कि उस वक्त आदेश अथवा प्रपत्र राष्ट्रपति द्वारा निर्मित अथवा निष्पादित है। मतलब राष्ट्रपति के पास जो भी कार्य प्रणाली दी जाएंगे, उनकी मंत्रिपरिषद के निर्देश से जाएंगे, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करें राष्ट्रपति द्वारा भारत की कार्यवाही और सुगम बनाने के लिए साथ ही मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन के संबंध में नियम बनाएंगे। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे, अब प्रशासन चलाना है। प्रशासन किनको चलाना है, प्रशासन राष्ट्रपति को चलाना है। बोले राष्ट्रपति प्रशासन चलाता नहीं है, ठीक है, चलवाता है। ठीक है, वो देखेंगे सब कुछ ठीक तो चल रहा है नहीं है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति के पास वही काम है जो कि समझिए एक तरह का पूरा क्या बोलते हैं, संचालन संबंधी कार्य दिया गया है। तो राष्ट्रपति भारत सरकार की कार्यवाही और को और सुगम बनाने के लिए मंत्रियों के बीच में, मतलब मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन के संबंध में क्या बनाएंगे, नियम बनाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका क्या है, 77 है। 77 में क्या है, तो भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन है। एक अनुच्छेद और भी महत्वपूर्ण है, 78। 78 अनुच्छेद की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में काम करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य भी है। उसमें कौन सा अनुच्छेद है, 78। प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या होगा, तो प्रधानमंत्री का सबसे पहला कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में मंत्री परिषद द्वारा लिए गए नियमों का विधान के प्रस्तावों के बारे में सूचित करे। अब मंत्री परिषद में बात करेंगे, मंत्री परिषद की बात करेंगे। मंत्री परिषद में बहुत मंत्री होते हैं। ठीक है, बहुत हो सकते, 30 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं। अब राष्ट्रपति को अगर पूछना है तो सारे मंत्री से तो नहीं पूछेंगे, राष्ट्रपति के पास इतना काम तो नहीं है। प्रशासन से सारी संबंधित जानकारी राष्ट्र किसके पास होगा, मंत्रिपरिषद के पास होगा। गृह मंत्री के पास गृह से संबंधित होगा, रक्षा के पास रक्षा से संबंधित होगा। वित्त मामलों के जो मंत्री होंगे उनके पास वित्त मामलों के संबंधित होगा। तो सारे मंत्रियों से राष्ट्रपति अलग अलग से तो नहीं पूछेंगे। तो ऐसे मंत्रिपरिषद की सारी जानकारी किसके पास होगी, प्रधानमंत्री के पास होगा। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य ये बनता है कि संघ के प्रशासन से संबंधित जो मामले जो होंगे वो राष्ट्रपति के पूछने के बाद उस सारे मामलों से राष्ट्रपति को मतलब क्या करे, सूचित करे। ठीक है, ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या है कि संघ के प्रशासन आदि से संबंधित मामलों तथा प्रस्तावित विधायनों के बारे में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाओं को मतलब प्रेषित करें। राष्ट्रपति जब भी संघ के मामले तथा प्रस्तावित विधायनों के बारे में अगर उनसे कुछ सूचना मांगे तो उनका कर्तव्य बनता है उस सूचना को उनको उपलब्ध कराए। यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी ऐसे मामले पर जिसमें कि किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका है लेकिन जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, उसे मंत्रिपरिषद के विचारात के लिए भेज दे।
ठीक है, मान लीजिए कोई गृह मंत्री है, गृह मंत्री ने कोई गृह मंत्री ने मतलब कोई फैसला लिया, किसी भी प्रकार का फैसला गृह मंत्री ने लिया, ठीक है, कुछ भी, लेकिन मंत्रिपरिषद जो है सो उनके फैसले पे क्या कर रही है, विचार नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये बात अगर राष्ट्रपति को अगर पता चलता है तो मंत्रिपरिषद के सामने इस बात को विचार के लिए रखवा सकती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ गया, यही बात इसमें कहता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी ऐसे मामले जिसपे किसी मंत्री के द्वारा निर्णय लिया जा चुका है लेकिन जिस पर मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, उसे मंत्रिपरिषद के विचारार्थ भेज दे। आप चलेंगे अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 जो कहता है सदन में मंत्रियों के अधिकार, प्रत्येक मंत्री किसी भी सदन में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, जो कि मैंने बोला, ठीक है, डजेंट मैटर वो किसी भी सदन से आता है, ठीक है, वो किसी भी सदन में जाके बोल सकता है। कोई मंत्री लोकसभा से और राज्यसभा से, डजेंट मैटर, दोनों सदन में जाके बोलेगा, ठीक है, संयुक्त बैठक की कार्यवाही में भाग लेगा। संसदीय समिति जिसका उसे सदस्य बनाया गया हो कि बैठक में भी भाग लेने का अधिकार हो, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए कोई संसद लोकसभा से है, कोई संसद अगर लोकसभा से है, अगर वो मंत्री अगर बन गया, ठीक है, अगर वो मंत्री बन गया तो राज्यसभा में भी जाके बोलेगा, डिबेट करेगा, लेकिन राज्यसभा में अगर वोटिंग होगा तो राज्यसभा में वो वोट नहीं करेगा क्योंकि उसका वो सदस्य नहीं है, ठीक है। सेम कंडीशन राज्यसभा के साथ भी लागू होता है। कोई सदस्य अगर राज्यसभा में है, ठीक है, तो लोकसभा में जब वोटिंग होगा तो वहां पे कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन लोकसभा में डिबेट वो कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखो, वोटिंग के अधिकार नहीं होंगे लेकिन दोनों प्रकार के बातें वो कर सकता है, डिबेट कर सकता है, बोल सकता है। मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति। मंत्री किसे सलाह देंगे, राष्ट्रपति को सलाह देंगे ना। मंत्री किसे सलाह देंगे, मंत्री सलाह देंगे राष्ट्रपति को। तो अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है कि वो राष्ट्रपति को उसके कार्यों करने हेतु सलाह देगी। 42वें संविधान संशोधन एवं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उसके परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है, ठीक है। मतलब बोला गया है, ध्यान रखें, 42वें संविधान एवं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उसके परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। मतलब मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति क्या है, बाध्य है। क्या है, बाध्य है। मतलब मंत्रिपरिषद में कोई सलाह अगर देती है तो राष्ट्रपति को उनको मानना पड़ेगा, ठीक है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यह उपबंध राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच में एक अंतरंग और गोपनीय संबंधों पर बल देता है। अब मान लीजिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद, ठीक है, मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति ने कोई सलाह दिया, राष्ट्रपति किसी पार्टी ने चैलेंज कर दिया, उसको न्यायालय में उस चीज को उछाला नहीं जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में जो बात हुई पीयर टू पीयर है, मतलब क्या एकदम सेक्रेट है, ठीक है, वो कहीं भी नहीं आनी चाहिए। समझ रहे हैं ना। उसके बाद के 1971 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोकसभा का विघटन होने के पश्चात भी मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी। 90 मतलब मंत्रिपरिषद विघटित नहीं, 1971 में उच्चतम न्यायालय ने कहा तो भाई लोकसभा विघटन हो गया, ठीक है, लोकसभा विघटन हो गया, लेकिन बाद में भी मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगी। अनुच्छेद 74 अनिवार्य है कि यदि राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह के नहीं कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 74 क्या कहता है, से राष्ट्रपति जब भी अपने कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करेगा मंत्रिपरिषद की सहायता से ही करेगा। लेकिन मान लीजिए लोकसभा विघटन हो गया तो मंत्रिपरिषद भी समाप्त हो जाएगी, तो राष्ट्रपति किसके सलाह से काम करेगा। तो ऐसे कंडीशन में बोला गया है लोकसभा विघटन होने के बावजूद भी जब तक दूसरा मंत्रिपरिषद गठित नहीं हो जाता, पहला वाला मंत्रिपरिषद जो रहेगा काम करते रहेगा। बिना सलाह एवं सहायता के कार्यकारी शक्ति द्वारा किया गया कोई भी कार्य असंवैधानिक होगा और यह अनुच्छेद 74 का उल्लंघन माना जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 74 जो है सीधा सीधा यही कहता है कि राष्ट्रपति काम करेंगे लेकिन मंत्रिपरिषद की सहायता से काम करेंगे, ठीक है। अगर राष्ट्रपति अगर मंत्रिपरिषद की सहायता से काम नहीं करते हैं तो संवैधानिक उल्लंघन है। तो 1971 में ये कहा गया है फैसला में, तो अगर लोकसभा का विघटन हो भी जाता तो भी मंत्रिपरिषद का विघटन नहीं होगा। पुनः 1974 में न्यायालय ने यह कहा कि जब भी संविधान को राष्ट्रपति की संतुष्टि की आवश्यकता होगी, यह संतुष्टि राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि न होकर मंत्रिपरिषद की संतुष्टि होगी, जिसकी सलाह और सहायता पर राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग और मतलब क्या करेगा, कार्य करेगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये फैसला कब कहा गया था, तो कब कहा गया था,
71 में कहा गया था भाई साहब, अगर मंत्री परिषद, अगर लोकसभा अगर विघटन भी हो जाता है, फिर भी मंत्री परिषद मतलब कार्यकर्ता रहेगा। जग रहा है कि हम स्क्रीन को पढ़ा रहे हैं? जगे हुए कि नहीं आप लोग? ये और महोदय। स्लीपिंग? जी सर। अगर सर कितने लोग जगे हुए हैं? अगर हम एक बात बोलते हैं, चलिए। थक गए हैं सर। वेरी गुड, ठीक है। अब बात करें मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में, जान लेते हैं मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगा। तो आपको पता है मंत्रियों की नियुक्ति तो कौन कहते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कहते हैं? राष्ट्रपति कहते हैं। अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में मंत्रियों की नियुक्ति की बात करती है? तो 75, सर ठीक है। 75 जो मंत्रियों की नियुक्ति की बात होती है। यहाँ पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी इसी में आता है, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकता है जिसकी सिफारिश मतलब प्रधानमंत्री करेगा। मतलब मंत्री को नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में है, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त नहीं कर सकता है। कौन से शासन व्यवस्था में? संसदीय शासन व्यवस्था में। अगर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकता है। किसी भी सदन से उसको किसी प्रकार का परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन साहब चले तो किसी भिखारी को भी चाहे तो उसको मंत्री बना दे। मतलब सिंपल शब्द में है, राष्ट्रपति के पास एक अधिकार है मंत्री की नियुक्ति करने के संदर्भ में अधिशात्मक शासन प्रणाली में, प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली को जो कि हमने अपनाया है, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमने लिया है, इसको ब्रिटिश सरकार से हमने लिया है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति किसी को मंत्री नियुक्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री के सुझाव के अनुसार ही मतलब क्या किया जाएगा? मंत्री की नियुक्ति किया जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना है इसको। सामान्यतः लोकसभा राज्यसभा से ही संसद सदस्यों को मंत्री पे नियुक्त होती है। अब यहाँ पे देखिएगा, बोलिए सर तो ये तो ठीक है, अमेरिका में आपने बोला से सदन की सदस्यता नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अमेरिका में आपको देखने में, अमेरिका में उस व्यक्ति को मंत्री नियुक्त ही नहीं किया जा सकता है जो किसी सदन से हो, ठीक है। वहां पे दो है ना, यहाँ पे मान के वहां पे क्या है, दो सदन है ना, प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि सभा है, ठीक है, प्रतिनिधि है, और कौन है? ठीक है, सीनेट है, ठीक है। ये कांग्रेस को, दोनों को कांग्रेस मिलते हैं, ठीक है, दोनों को क्या बोला जाता है? दोनों को कांग्रेस बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको भी मंत्री बनाया जाएगा वो इससे नहीं होना चाहिए, इससे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में सीधा सीधा कार्यपालिका और विधायिका को अलग रखा गया है। दे आर द पार्ट ऑफ द विधायिका, ठीक है, दोनों को दोनों किसके हिस्सा है? विधायिका के हिस्सा है। और मंत्री किसका हिस्सा? कार्यपालिका का हिस्सा होगा। तो वहां पे जो विधायक होगा, विधायिका का जो हिस्सा होगा, मंत्री नहीं बन सकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो विधायिका जो होता है वही कार्यपालिका के तौर पे भी काम करता है। मतलब जो संसद है वही मंत्री बन सकता है, समझे? जो संसद है वही मंत्री बन सकता है। अब इसमें क्या कंडीशंस है? देखिए, तो लोकसभा राज्यसभा से ही संसद सदस्यों की मंत्री पर नियुक्ति होगी। अब बोलोगे सत्य अमेरिका का मेरा ब्रिटेन से कुछ पता है? तो ब्रिटेन में भी उल्टा है। ब्रिटेन में भी बात करेंगे, हाउस ऑफ कॉमन्स है, क्या है वहां पे? कॉमन्स है। और साथ में क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, क्या है? लॉर्ड्स है। लॉर्ड्स जो होता है वहां पे क्या होता है? लॉर्ड्स वहां पे उच्च सदन है, कॉमन्स वहां पे निम्न सदन है। तो वहां पे मंत्री बनाने के लिए लॉर्ड्स से वहां पे मंत्री नहीं बन सकता है, ठीक है। लॉर्ड से वहां पे मंत्री नहीं, मंत्री किससे बनेंगे? तो मंत्री हमेशा बनेंगे किससे बनेंगे? कॉमन से बनेंगे ब्रिटेन में, ठीक है। और साथ में ध्यान रखिएगा, कॉमन से ब्रिटेन में बनेंगे मंत्री। और एक चीज और भी, भारत में कोई व्यक्ति अगर लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं तो भी मंत्री बन सकता है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रिटेन में मंत्री बनने के लिए उसको कॉमन्स की सदस्यता उसको चाहिए ही चाहिए। तो दो अंतर यहाँ पे हो गया, भारत में लोकसभा राज्यसभा दोनों से मंत्री बनेंगे, ब्रिटेन में केवल कॉमन से, मतलब वहां के लोकसभा से। ब्रिटेन में मंत्री बनने के लिए सदन की सदस्यता होना अनिवार्य है। भारत में मंत्री बनने के लिए सदन की सदस्यता होना 6 महीने तक तो बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, ठीक है। कोई व्यक्ति संसद की सदस्यता के बिना मंत्री परिषद में सुशोभित होता है तो उसे 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी, या तो निर्वाचन से अथवा नामांकन से। अब बोले सर निर्वाचन नामांकन क्या होता है? तो दोनों कंडीशन, निर्वाचन से चुनाव लड़ ले, अगर पार्टी मेहरबान है तो बोलेगा मत चुनाव लड़ो, तुमको राज्यसभा से भेजवा देते हैं। तो नामांकन करवा के कहां से जाएगी? राज्यसभा से चुनाव लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, अंदर तो निर्वाचन कर ले, नहीं तो उसका मंत्री पद रद्द हो जाएगा, ठीक है।
ध्यान में रखना है, ठीक है। यदि मंत्री को संसद के किसी एक सदन का सदस्य है तो दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेना बोलने का अधिकार नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, एक मंत्री जो कि संसद के किसी एक सदन का सदस्य है तो दूसरे सदन में कार्यवाही में भाग लेने बोलने का अधिकार है, ठीक है। परंतु वह उस सदन में मत दे सकता है जिसका उस सदन, अगर लोकसभा से है तो लोकसभा में ही मत देगा, लेकिन मंत्री अगर लोकसभा है तो राज्यसभा ही बोल सकता है, अगर मंत्री अगर राज्यसभा है तो लोकसभा में भी बोल सकता है। यह अधिकार सदस्यों के पास नहीं होता है, सदस्य जिस सदन के हैं उसी सदन में बोलेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना है, किसी दूसरे सदन में जाके हेर फेर नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं मंत्रियों को दी जाने वाली शपथ और उनका वेतन के ऊपर बात करते हैं। तो मैंने बोला था मंत्री जो होते हैं पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते। किसकी शपथ दिलाएगा? मंत्रियों की पद एवं गोपनीयता की शपथ। शपथ में क्या बोलते हैं? मैं भारत के संविधान की सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की अखंडता संप्रभुता को अक्षुण्ण रखूंगा, अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा, ठीक है। अपनी गोपनीयता की शपथ में मंत्री शपथ लेते हैं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, संसूचित या फिर प्रकट नहीं करूंगा। इसको बोलते हैं गोपनीयता की शपथ लेना। मतलब इनके संघ के विषय के रूप में इनके पास बहुत सारे प्रावधान जाएंगे। तो बात लीजिए रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री के पास में ऐसा कोई मिसाइल डील आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है, मान लीजिए किसे हमला ही करना है कहीं पे, जैसे किसी कश्मीर में जो सॉरी पाकिस्तान पे जो हमने जो हमला किया, तो रक्षा मंत्री को तो बिल्कुल पता रहा होगा, लेकिन क्या हमको कब पता चला? जब सारी चीजें हो गई तब, पहले से पता तो नहीं चला। तो गोपनीयता बना के रखते, कोई भी मंत्री हो वो गोपनीयता को बना के रखते हैं, तब तक उसको पब्लिक पे नहीं लाया जाता है जब तक पब्लिक डोमेन में आने के लायक ना हो, ठीक है, समझ रहा है ना। चलिए आप देखेंगे अब यहाँ पे सन 1990 में इसका कहानी हम हमेशा सुना है। देवीलाल, जिसको ताऊ के नाम से जानते थे, हरियाणा के बड़े नेता, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे कई बार के, दिग्गज नेता, ठीक है, देश के उप प्रधानमंत्री रहे। सन 1990 में देवीलाल द्वारा उप प्रधानमंत्री के शपथ को इस आधार पर चुनौती दी गई कि यह असंवैधानिक है और संविधान में केवल प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों का उपबंध है। उच्चतम न्यायालय ने इस शपथ को बैठ ठहराया और कहा कि किसी व्यक्ति के उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति केवल व्याख्यात्मक है, ठीक है, ऐसी व्याख्या उसे प्रधानमंत्री की कोई शक्ति प्रदान नहीं करती है, ठीक है। प्रधानमंत्री के पास शक्ति है लेकिन उप प्रधानमंत्री क्या है? उप प्रधानमंत्री केवल व्याख्यात्मक है, कहने का है, कुछ नहीं है उप प्रधानमंत्री जस्ट लाइक ए मंत्री, ठीक है। इसमें कहा गया कि किसी मंत्री की उप प्रधानमंत्री अथवा अन्य किसी प्रकार की मंत्री जैसे राज्य मंत्री तथा उप मंत्री के रूप में व्याख्या जो कि संविधान में वर्णित नहीं है, उसके द्वारा ली गई शपथ को अवैध घोषित नहीं करती यदि उसके द्वारा ली गई शपथ का वास्तविक भाग सही है। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत क्या हो गया था ना, जब देवीलाल ने जब शपथ लिया था तो बोला यहाँ पे सर नारायण साहब थे राष्ट्रपति, इनको शपथ लेने के लिए बोला गया तो इनको बोला गया शपथ लेने के लिए तो इन्होंने बोला मैं संघ के उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता हूँ। इनको टोका गया, उनको लगा मजाक कर रहे, फिर उनको बोला, फिर उन्होंने बोला संघ के उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता हूं। इनको फिर समझाया गया भाई साहब संघ का कोई उप प्रधानमंत्री नहीं होता है, ठीक है, तो आप संघ के उप प्रधानमंत्री के तौर पे आप शपथ नहीं ले सकते, आप एक मंत्री सदस्य के तौर पे शपथ लो, ठीक है। तो ये अपने शपथ में क्या बोलेंगे? ये अपने शपथ में बोलेंगे, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं, जैसे भारत की जब प्रधानमंत्री जब शपथ लेते हैं तो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे, लेकिन मंत्री के रूप में शपथ लेते। कोई मंत्री ये नहीं कह सकता मैं गृह मंत्री के रूप में शपथ ले रहा हूं तो मैं रक्षा मंत्री के रूप में शपथ ले रहा हूं, मैं जल संसाधन मंत्री के रूप में शपथ ले रहा हूं। पद का चर्चा मतलब वहां पे विभाग का चर्चा नहीं होगा, क्योंकि विभाग जो है संवैधानिक नहीं होता, ठीक है, समझ गए ना। तो ये विवाद हुआ था देवीलाल के साथ, 1990 का विवाद था। देवीलाल के उप प्रधानमंत्री के पद को, कैंडिडेचर को मतलब क्या चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कोई व्याख्या तो नहीं किया गया संविधान में और कोई व्याख्यात्मक पद भी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है उप प्रधानमंत्री के शक्ति का मतलब क्या करेगा, प्रयोग करेगा। वो जस्ट एक मतलब कैसा नाम का है, वो एक मंत्री के तरह ही मतलब कार्य करेगा।
मंत्रियों के वेतन में भत्ते संसद समय समय पर निर्धारित करती है। एक मंत्री एक संसद सदस्य को दिए जाने वाले वेतन में भत्ते प्राप्त करता है। एक मंत्री की बात करेंगे तो जो संसद सदस्य को जो दिए जाने वाला वेतन भत्ता है ना, वही उसको मिलेगा। इसके अतिरिक्त उसको क्या मिलेगा? तो इसके अतिरिक्त वो वे विषम भत्ते मिलेंगे, इसके पद के अनुसार मुफ्त आवास मिलेगा, यात्रा भत्ता मिलेगा, स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा, ये सब उसको मिलता है। 2001 में प्रधानमंत्री का वे विषय भत्ता 1500 से बढ़ाकर मतलब कितना कर दिया गया? 2500 सेट किया गया था। नहीं नहीं, 3000 किया गया था। कितना किया गया था? 3000 किया गया प्रति माह। केंद्रीय मंत्रियों के लिए 1000 से, केंद्रीय मंत्री के लिए 1000 से 2000 रुपये प्रति माह, राज्य मंत्री के लिए 500 से 1000 रुपया प्रति माह, उप मंत्री के लिए 300 से लेकर 600 रुपया प्रति माह। ये सब बस कहने के लिए है। तो यहाँ पे आप देखना क्या देखा है? एक आपने देखा केंद्रीय मंत्री, ठीक है, उसके बाद आपने देखा राज्य मंत्री, ठीक है, उसके बाद आपने देखा क्या? उप मंत्री, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के मंत्री मुख्यतः होते हैं, ठीक है। केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो कि सबसे प्रमुख मसले लेते हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये तीनों को जब आपस में मिला देंगे तो क्या बनेगा? मंत्री परिषद। क्या बनेगा? मंत्री परिषद बनेगा, ठीक है। तीनों के आपस में मिलाने पे क्या बनेगा? मंत्री परिषद बनेगा। ये मंत्री परिषद का सीट 15% है, ठीक है, ना कि कैबिनेट का, ना कि राज्य का, ना तो उप का, ठीक है। ये सवाल लिमिटेड भी हो सकता है। अगर केंद्र सरकार को मन है, सॉरी सरकार को मन है सब राज्य मंत्री ना बना तो नहीं बना, कैबिनेट मंत्री की संख्या बढ़ा दे, लेकिन मैक्सिमम 15% से ज्यादा पूरा मंत्री परिषद नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कल के क्लास में मंत्रियों के दायित्व को, उत्तरदायित्व को पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोग इसको मन हो तो इसको देख के आइएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा चीजें हम जो समझाना जो चाह रहे थे, ठीक है, क्योंकि बेसिक चीजें थी, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, दिक्कत होता है, बहुत लोग को नहीं समझ में आता पॉलिटिकल टर्म, ठीक है। लेकिन आप हमसे पढ़ेंगे तो सब कुछ अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कल के क्लास में मंत्री के उत्तरदायित्व और मंत्रियों का दायित्व कैसे होता है ध्यान रखिएगा। मंत्रियों के दायित्व हमेशा सामूहिक होंगे, ठीक है। सामूहिक होते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो होंगे इनके दायित्व जो होंगे, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति होंगे, ठीक है। किनके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से, और सामूहिक रूप से क्या होता है? सदन के प्रति, मतलब लोकसभा के प्रति होगा, ठीक है। तो कल की क्लास में व्यक्तिगत रूप से हम लोग प्रधानमंत्री के प्रति होगा ना? नहीं नहीं, राष्ट्रपति के प्रति।